छात्रों, मैं डॉक्टर अनिल ठाकुर, अर्थशास्त्र विभाग, एएस कॉलेज देवघर। आज हम इस क्लास में देखेंगे भुगतान संतुलन में प्रतिकूलता के कारण और दूर करने को उपाय। अर्थात एक विकासशील देश में भुगतान संतुलन प्रतिकूल क्यों हो जाता है, इसके क्या कारण है, इसके कौन कौन से दूर करने के उपाय हो सकते हैं। छात्रों, भुगतान संतुलन का संबंध अंतर्राष्ट्रीय व्यापार से है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में हम लोग देखते हैं बैलेंस ऑफ पेमेंट। बैलेंस ऑफ पेमेंट, इस भुगतान संतुलन में दो बात पर ध्यान है। अगर इसको समझना है तो ऐसे समझ सकते हैं हम लोग, इसमें होता है एक्सपोर्ट, जिसको हम लोग IX से डिनोट करते हैं। ये हो गया हमारा एक्सपोर्ट, इसका फुल फॉर्म अर्थात निर्यात। और IM का अर्थ होता है इंपोर्ट अर्थात आयात। अब देखें कि ये जो निर्यात है इसका मतलब क्या होता है? आमद, आमदनी, आय। क्योंकि जब हम वस्तुओं को निर्यात करते हैं, अपने देश से बाहर भेजते हैं, तो हमें आय प्राप्त होता है, तो ये आमद हो जाता है। और इंपोर्ट का मतलब हुआ आयात। तो जब हम किसी देश से वस्तु को मंगाते हैं या खरीदते हैं तो हमारा खर्चा होता है, यानी हमारा पैसा देश से बाहर जाता है, तो इसको हम लोग कह सकते हैं खर्च। मतलब एक्सपोर्ट आमदनी, इंपोर्ट खर्चा। अब छात्रों, अगर हमारा एक्सपोर्ट इक्वल टू इंपोर्ट होता है, एक्सपोर्ट इज इक्वल टू इंपोर्ट, तो ये हमारा हुआ बैलेंस ऑफ पेमेंट इज बैलेंस्ड, यानी संतुलन हुआ, भुगतान संतुलन संतुलन हो गया। अब यदि हमारा एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट होता है, ये दोनों को हम लोग कह सकते हैं असंतुलन, इम्बैलेंस, असंतुलन। अब ये असंतुलन दो होगा, जब एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होगा, मतलब आमदनी ज्यादा होगा खर्चा से, तो इसको हम लोग बोलेंगे अनुकूल। ये हो गया अनुकूल। जब एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट होगा, मतलब आमदनी कम खर्चा ज्यादा, तो इसको हम लोग कहेंगे प्रतिकूल। छात्रों, आप देखें कि भुगतान संतुलन दो हो गया। एक हो गया कि यदि आयात और निर्यात दोनों बराबर है, एक्सपोर्ट और इंपोर्ट दोनों इक्वल है, तो ये क्या हो गया? संतुलन। अब अगर हमारा एक्सपोर्ट ग्रेटर देन इंपोर्ट होता है या एक्सपोर्ट लेस देन इंपोर्ट होता है, ये दोनों स्थिति में ये असंतुलन होता है। ठीक है, तो अगर हमारा ये दोनों स्थिति में हम देखेंगे कि असंतुलन होता है, इसका मतलब ये है कि हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है तो भी असंतुलन, इंपोर्ट ज्यादा है तो भी असंतुलन। तो हम यह देखेंगे कि अगर हमारा एक्सपोर्ट ज्यादा है, इसका मतलब आमदनी ज्यादा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर हमारा आमदनी कम है और खर्चा ज्यादा है, ये प्रतिकूल है। तो किसी भी देश के लिए यही नुकसानदेह होता है। तो खासकर अगर हम विकासशील देशों की बात करें तो विकासशील देश में प्राय भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है, क्योंकि वो विकास के दौरान बहुत सारी ऐसी चीजें करनी पड़ती है, ऐसी खर्चे करनी पड़ती है उसे, जिससे उसे आयात ज्यादा हो जाता है और उस लेवल में निर्यात नहीं होता है, जिसके कारण उसका भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल होना किसी देश के लिए नुकसानदेह होता है, ठीक उसी प्रकार जैसे किसी व्यक्ति का खर्चा ज्यादा और आमदनी कम। तो जब किसी देश का खर्चा ज्यादा हो रहा हो, मतलब इंपोर्ट ज्यादा हो रहा है, आमदनी कम, एक्सपोर्ट कम हो रहा है,
तो ऐसी स्थिति में असंतुलन होता है और ये प्रतिकूल असंतुलन होता है। तो इस प्रतिकूलता को दूर करने के लिए, ठीक करने के लिए उपाय होगा और प्रतिकूलता के कारण है। तो अब हम देखेंगे कि इस प्रतिकूलता के क्या कारण है, कि विकासशील देशों के विकास के दौरान जो भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है उसके क्या कारण है। तो छात्रों, इसके कारणों को हम मुख्य रूप से दो भागों में बांट सकते हैं। वैसे हम सारे पॉइंट्स को अलग अलग डील करेंगे, लेकिन अगर आप मोटे तौर पर देखें तो इसके दो ही रीजन हैं। एक, निर्यात में कमी, चाहे जिस कारण से हुआ हो, हमारा एक्सपोर्ट कम हो गया, निर्यात में कम। दूसरा है आयात में वृद्धि। तो अगर मेरा निर्यात कम हुआ, जिस कारण भी हुआ हो, तो निर्यात कम का मतलब आमदनी कम हुआ, तो भुगतान संतुलन प्रतिकूल होगा। दूसरा कि निर्यात मेरा उतना ही हो रहा है जितना पहले होता था, लेकिन आयात ज्यादा हो गया, मतलब आमदनी पहले जितना ही है और खर्चा ज्यादा हो गया, तो यह भी भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का महत्वपूर्ण कारण है। लेकिन भयानक स्थिति छात्रों तब होता है जब ये दोनों फैक्टर एक साथ होता है, दोनों घटना एक साथ घटित होता है, अर्थात इंपोर्ट भी बढ़ रहा हो और एक्सपोर्ट भी घट रहा, माने इंपोर्ट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट घट रहा है, तो आमदनी भी घट रहा है और खर्चा भी बढ़ रहा है। तो ये सबसे ज्यादा खतरनाक स्थिति होती है। तो हमने देखा कि भुगतान संतुलन के प्रतिकूल होने के मूलतया दो कारण। अब जिन जिन कारणों से आयात बढ़ता है, इन सारे कारणों को आप लिख डालें, हो जाएगा इसका। अगर 4 पॉइंट ही दें और 4 पॉइंट दें जिस कारण से मेरा निर्यात कम हुआ वो दे दें, तो 8 पॉइंट हो जा रहा है। तो हम लोग एक एक करके पॉइंट्स को देखेंगे। पहला पॉइंट है अपर्याप्त निर्यात। अपर्याप्त निर्यात का मतलब होता है कि जितना हम निर्यात करते थे उतना निर्यात अब नहीं कर पा रहे, अर्थात हम उससे कम निर्यात करते हैं जितना हम पहले करते थे। तो निर्यात के कम होने के कारण भी भुगतान संतुलन प्रतिकूल होता है। दूसरा महत्वपूर्ण पॉइंट है ऋण। तो ऋण, हम जब विदेशों से ऋण लेते हैं, किसी दूसरे देश से, किसी संस्था से ऋण लेते हैं, तो ऋण लेने के बाद हमारा क्या होता है, उसको चुकाना पड़ेगा। तो हमें विदेशी मुद्रा में उसे चुकानी होती है। तो ऐसी स्थिति में जो उस ऋण को हम चुकाते हैं, तो हमारा उस जिस ऋण को हम चुकाते हैं उस अनुपात में हमारा निर्यात तो बढ़ता नहीं है, तो हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। भुगतान संतुलन प्रतिकूलता का एक महत्वपूर्ण कारण यह भी है प्राकृतिक आपदा, चाहे वो बाढ़ हो, भूकंप हो, अकाल हो, अतिवृष्टि, अनावृष्टि, ये सारी चीजें प्रोडक्शन को प्रभावित करता है, उत्पादन को प्रभावित करता है। बाढ़ होगा तो भी, अनावृष्टि होगा, सूखा होगा तो भी, भूकंप होगा तो भी मेरा उत्पादन ठप पड़ जाता है, उत्पादन कम हो जाता है। तो जब उत्पादन कम होता है तो निर्यात कम होगा, और निर्यात कम होने के कारण हमारा आमदनी कम होता है और भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। दूसरी ओर देखें कि हमारा औद्योगिक अशांति, इंडस्ट्रियल अनरेस्ट, इसमें क्या होता है, बार बार हड़ताल, बार बार तालाबंदी। तो ये जो मजदूर स्ट्राइक करते हैं, तो जितने दिनों तक स्ट्राइक किया जाता है उतना दिन तक प्रोडक्शन तो बंद रहता है। जब प्रोडक्शन बंद होता है तो उस मात्रा में, जितनी मात्रा में हम पहले करते थे निर्यात, उतनी मात्रा में हम उस वस्तु का निर्यात नहीं कर पाते, तो जिसके कारण भी मेरा भुगतान संतुलन क्या होता है, प्रतिकूल हो जाता है। अर्थात आयात तो कम हुआ नहीं है, निर्यात कम हो जाता है, जिसके कारण भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। अगर हम देखें तो अगला है विकास संबंधी योजनाएं। तो विकास संबंधी योजनाएं क्या, कि हम बहुत सारी योजनाएं चलाते हैं देश में, पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम, गरीबी उन्मूलन कार्यक्रम, एम्प्लॉयमेंट क्रिएशन प्रोग्राम। तो ये सब जो प्रोग्राम हम चलाते हैं, इन सारे प्रोग्राम में, और इतना ही नहीं, हम रोड बनाते हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर को दुरुस्त करते हैं, तो इन सब चीज़ों में क्या होती है कि खर्च बढ़ते हैं।
तो हम खर्च को पूरा करने के लिए विदेशों से पैसा लेते हैं, आयात करते हैं सामान का, पैसे मंगाते हैं। तो इससे क्या होता है, मेरा खर्चा बढ़ता है और मेरा भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। छात्रों, इन सबसे भी बड़ी बात यह है कि इन्फ्लेशन, महंगाई भी भुगतान संतुलन प्रतिकूलता का महत्वपूर्ण कारण है। क्योंकि महंगाई में होता क्या है कि अगर गौर से आप देखें तो देश के अंदर महंगाई हुई, माने मेरे देश में, हमारे देश में वस्तुएं महंगी मिल रही है, विदेश में तो महंगी नहीं मिल रही है। तो जब हमारे देश में महंगी वस्तु हो, दो बातें होगी, एक तो जो विदेश से लेने मेरे यहाँ आता है वो अब कम लेगा, दूसरे देश में लेगा। दूसरा, हम जो निर्यात करेंगे विदेशी मार्केट में हम नहीं टिक पाएंगे, क्योंकि इंटरनेशनल मार्केट में महंगाई मेरे यहाँ हुआ है, दूसरे यहाँ तो नहीं हुआ है। तो ऐसी स्थिति में हमारी वस्तुएं महंगाई के कारण उस विदेशी बाजार में नहीं टिक पाएगी, और जब नहीं टिक पाएगी तो वो वस्तुएं नहीं बिकी, निर्यात कम हो जाएगा और भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा। उसके बाद है प्रोटेक्शन पॉलिसी, संरक्षण नीति। अब देखिए, हम लोग भी अपना प्रोटेक्शन करते हैं इंडस्ट्री का, तो इसी प्रकार जब विदेशों में, दूसरे देशों में प्रोटेक्शन लागू कर देता है, अपनी औद्योगिक वस्तुओं का संरक्षण प्रदान करता है, तब वो अपनी जो वस्तु है उसको तो टैक्स फ्री करेगा और हमारी वस्तुओं पर टैक्स लगाएगा। तो हमारी वस्तु उसके देश में जाने के साथ ही महंगा हो जाएगा और नहीं बिकेगा, या फिर मेरे यहाँ से वस्तुओं को जाने नहीं देगा, वो उस पर रोक लगाएगा, टैरिफ लगाएगा। तो ये तमाम तरह की प्रोटेक्शन की जो पॉलिसी उसका होगा वो हमारे एक्सपोर्ट को कम करेगा, जिसके कारण हमारा भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाएगा। छात्रों, इससे भी महत्वपूर्ण चीज ये है पॉपुलेशन, इंक्रीजिंग पॉपुलेशन। जितनी तेजी से हमारे यहाँ जनसंख्या बढ़ रही है, संसाधन तो नहीं बढ़ रहा है उतनी तेजी से, उस तेजी से हमारे खेत फर्टाइल तो नहीं हो रहा है। तो ऐसी स्थिति में तेजी से बढ़ती हुई जनसंख्या की भरपाई के लिए, उसकी जरूरतों को पूरा करने के लिए हमें विदेशों से आयात करना पड़ता है, नंबर 1। नंबर 2, जिस वस्तु को हम दूसरे देश में निर्यात करते, देश में ही कंजम्पशन हो जाता है, क्योंकि जनसंख्या अधिक है। अब हम खा के बचेगा तभी तो हम दूसरे देश को बेचेंगे। तो एक तो हमारा कंजम्पशन बढ़ जाता है, तो देश के अंदर जो वस्तुएं निर्यात करने के लिए था वो उपभोग हो जाता है, और जो देश में हमें जरूरत है उसकी पूरा करने के लिए हम विदेशों से वस्तुओं को आयात करते हैं। और इससे भी यही महत्वपूर्ण बात है कि लोगों की प्रवृत्ति। छात्रों देखें, लोगों की जो प्रवृत्ति है वो प्रवृत्ति ये होती है कि देख दिखावा, एग्जीबिशन का, प्रदर्शन का। ये घड़ी कहाँ का? जर्मनी का। पंखा मेड इन फ्रांस। ये टेबल मेड इन चाइना। तो ये सब चीजें हमारे यहाँ सब कुछ विदेश की चीज है। ये शो करने के लिए, प्रदर्शन करने के लिए हम इतने धनवान हैं, इसको प्रदर्शन करने के लिए क्या करते हैं लोग, विदेशों से शौकिया आयात करते हैं। मैंने शो करने के लिए हम इतने धनवान हैं, इसके कारण भी आयात बढ़ता है। और हमारा विदेशी विदेशी जिसमें हम आयात करते हैं उतना तो निर्यात होता नहीं है, तो भुगतान संतुलन होना क्या होता है, प्रतिकूल हो जाता है। और हम जानते हैं कि इन सब के अतिरिक्त भी हमारे यहाँ विदेशों में दूतावास होता है। तो दूतावास होता है तो उस दूतावास पर भी हमारा खर्च होता है। तो खर्च तो होता है, इनकम तो उस रूप में आता नहीं है उधर से, तो इसकी वजह से भी हमारा क्या होता है, भुगतान संतुलन प्रतिकूल हो जाता है। और सुरक्षा है या विदेशियों से हमारा संबंध, तो विदेशियों से हमारा संबंध है, उसमें भी हमारा व्यय होता है। और विदेशियों से अगर अच्छा संबंध नहीं है, बुरा संबंध है, तो युद्ध की स्थिति बनी रहेगी। युद्ध की स्थिति बनी रहेगी तो उसमें हमें क्या करना होगा, विस्फोटक सामान, युद्ध की सामग्री, सामरिक जो शक्ति होता है उसको इम्प्रूव करने के लिए हम विदेशों से आयात करते हैं। तो छात्रों, हम लोगों ने देखा कि जो भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता का जो महत्वपूर्ण था ये था, लेकिन इन सब में आयात का होना, मतलब आयात अधिक होना और निर्यात का कम होना सबसे महत्वपूर्ण था। अब हम देखें कि ये भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता को कैसे दूर कर सकते हैं, अर्थात भुगतान संतुलन की जो प्रतिकूलता है इसको कैसे कम कर सकते हैं, इसको कैसे ठीक कर सकते हैं। तो ठीक इसको पलट दें आप। अब आप ऐसे देखें कि हम अगर आयात को कम कर लें, दैट मीन्स इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन एंड एक्सपोर्ट प्रमोशन, हम अपनी
आयात को कम करें और निर्यात को बढ़ाएं। तो आयात कम कैसे करेंगे? तो जिन वस्तुओं को हम विदेशों से मंगाते थे, खरीदते थे, उसका हम सब्स्टिट्यूट्स ढूंढें, अल्टरनेट ढूंढें और अपने देश में उसका प्रतिस्थापन कर लें, तो निश्चित रूप से मेरा आयात कम हो जाएगा। दूसरी बात यह है कि हम इंटरेस्ट रेट को बढ़ा दें। आपको लग रहा होगा कि इंटरेस्ट रेट बढ़ाने से क्या होगा, है ना? इंटरेस्ट रेट जब हम बढ़ाएंगे तो हमारे यहाँ क्या होगा कि विदेशों से पैसा हमारे यहाँ रखने के लिए आएगा। माने विदेशी लोग ये जो है या हमारा जो आदमी विदेश में वो अपना पैसा, चूंकि इंटरेस्ट यहाँ ज़्यादा है, वो यहाँ लाएगा। तो यहाँ जो लाएगा तो वो तो फॉरेक्स लाएगा, विदेशी मुद्रा लाएगा। तो मेरे यहाँ क्या हो जाएगा, विदेशी मुद्रा ज़्यादा आ जाएगा और हमारा भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता कम हो जाएगी। उसके बाद हम देखें, हम ऐसा प्लानिंग करें जिससे हमारे यहाँ इन्वेस्टर अट्रैक्ट हो, आयातक जो है वो आए। जैसे अभी हम लोगों ने जो इंडिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने चलाया कि FDI, डायरेक्ट फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, सीधा आइए हमारे यहाँ पूंजी लगाइए। तो इसमें क्या होगा, इन्वेस्टर जो है, जो हमारा निवेशक है, वो हमारे यहाँ आएगा और अधिक से अधिक मात्रा में निवेश करेगा। और निवेश जब करेगा तो पूंजी लाएगा और मेरे यहाँ विदेशी पैसा आएगा और मेरा भुगतान संतुलन प्रतिकूलता कम हो जाएगी। उसके बाद मूल्य नियंत्रण, जो इन्फ्लेशन है हमारे यहाँ, उसको हम कंट्रोल करें। तो अगर हम मूल्य नियंत्रण कर लेते हैं, मूल्य को नियंत्रित कर लेते हैं, तो जो विदेशी है उसके लिए मेरी वस्तुएं सस्ती हो जाएगी और हमारे यहाँ से एक्सपोर्ट बढ़ जाएगा। और उससे भी खास महत्वपूर्ण बात यह कि एक्सपोर्ट तो बढ़ेगा, लेकिन जब मेरे यहाँ वस्तुएं सस्ती है तो हमारे देश के आदमी बाहर से उस वस्तु को नहीं मंगाएंगे, तो इंपोर्ट भी कम होगा और एक्सपोर्ट भी बढ़ेगा। तो बैलेंस ऑफ पेमेंट क्या होगा, इक्वल हो जाएगा। जो मेरी प्रतिकूलता थी वो प्रतिकूलता क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। इसी कड़ी में भुगतान संतुलन को, प्रतिकूलता को ठीक करने का एक उपाय यह भी है कि डिवैल्यूएशन, मुद्रा का अवमूल्यन, अर्थात विदेशी मुद्रा की तुलना में अपने देश की मुद्रा का वैल्यू को कम कर दें। तो अगर हम अपनी मुद्रा का, करेंसी का अवमूल्यन करते हैं, तो अवमूल्यन से क्या होगा कि हमारे यहाँ की वस्तुएं विदेशियों के लिए सस्ता हो जाएगा। उदाहरण के लिए कि $1 बराबर अभी 70 रुपये है। इसका तात्पर्य यह होता है कि एक अमेरिकन अगर $1 लेके आता है तो मेरे यहाँ 70 रुपये के सामान खरीद के ले जाता है। अर्थात एक कलम अगर ₹1 के है तो वो 70 कलम यहाँ से खरीद के ले जा रहा है। लेकिन यही अगर हम डिवैल्यूएशन कर देते, अपनी मुद्रा की करेंसी का वैल्यू घटा देते हैं, तो $1 बराबर हम कहते हैं 80 रुपया हो जाएगा। तो जब हम अपनी मुद्रा का वैल्यू घटाए और $1 बराबर 80 रुपया कर देते हैं, तो वही अमेरिकन मेरे यहाँ जो $1 में 70 कलम ले जाता था, 70 रुपये का सामान ले जाता था, आज वो $1 में 80 रुपया का सामान ले जाएगा। तो वो दूसरे देश की तरफ आकर्षित ना होकर के मेरे देश से सामान ले जाएगा और मेरा एक्सपोर्ट बढ़ेगा। दूसरी ओर ये बातें होगी कि एक तो एक्सपोर्ट बढ़ा कि विदेशियों के लिए मेरी वस्तुएं सस्ती हो जाएगी, वो ले जाएगा ज़्यादा। दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि जो हमारा आदमी विदेश से इंपोर्ट करता था, तब पहले क्या था कि एक 70 रुपया ले जाता था, $1 का सामान खरीद के लाता था। अब उसे 80 रुपया ले जाना होगा $1 सामान खरीदने के लिए। इस तरह से आयात महंगा हो जाएगा और निर्यात सस्ता हो जाएगा। इसका मतलब एक साथ हमारा एक्सपोर्ट प्रमोशन और इंपोर्ट सब्स्टिट्यूशन दोनों होगा। इस तरह से हम देखते हैं कि बैलेंस ऑफ पेमेंट को ठीक करने के लिए, प्रतिकूलता को कम करने के लिए, सुधारने के लिए उपाय यह है कि हम एक ओर निर्यात को बढ़ाएं और दूसरी ओर आयात को कम करें। तो अगर हम निर्यात को बढ़ाने के सारे तरीके करते हैं, हम एक्सपोर्ट जोन को बनाते हैं, हम स्पेशल इकोनॉमिक जोन तैयार करते हैं, तो इन सब चीज़ों से अगर हम निर्यात बढ़ाते हैं और हम सब्स्टिट्यूट ढूंढ करके आयात को कम करते हैं, तो निश्चित रूप से हमारा भुगतान संतुलन की प्रतिकूलता कम होगा। धन्यवाद।